नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आरटीआई के बारे में आपको जानकारी देंगे। आरटीआई से जुड़े नियम कानून बताएंगे। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई अहम उद्देश्यों के लिए संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। देश के इतिहास में इस कानून ने कई अहम घोटालों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई, लोगों को सूचना तय समय में पाने का रास्ता दिखाया। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो जाकर किसी भी सरकारी विभाग से सवाल कर सकता है और हर तरह की जानकारी ले सकता है। इस कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन लोक सूचना अधिकारी के पद का प्रावधान है। आरटीआई आवेदन इसके पास जमा करना होता है। इसके लिए नागरिक को सरकारी संस्थान जाकर बस एक आवेदन देना होता है और आवेदन देने के बाद उसका जवाब उस संस्थान को 30 दिनों के भीतर देना होता है। इस तरह ये देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है, जिसका उपयोग कर वो अपनी हक की मांग को आगे बढ़ा सकता है। और ये तो थी आरटीआई से जुड़ी बुनियादी जानकारी। आज जो आरटीआई से जुड़ी हुई तमाम और जानकारी देने के लिए हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजीव समैयार जी हैं, जो कि आपको बताएंगे आरटीआई से जुड़ी हुई और तमाम कानूनी पहलुओं को। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। नमस्कार जी। राजीव जी आपको विषय से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। विषय दरअसल आरटीआई से जुड़ा हुआ है। अगर आरटीआई से जुड़ी हुई कानूनी राय आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7065013841, ये हमारा नंबर है। दूसरा नंबर हमारा है 8377009636 पर भी कॉल करके आप आरटीआई से जुड़ी हुई कोई भी कानूनी सहायता ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आरटीआई से जुड़ी हुई आपको जानकारी चाहिए, क्या होती है आरटीआई, कैसी होती है आरटीआई, इसकी रूपरेखा क्या होती है, कैसे फाइल कर सकते हैं, इस विषय पर तो हम आज राजीव से जानेंगे ही। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। राजीव जी, आरटीआई की शुरुआत क्यों हुई और सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आरटीआई का क्या मतलब है, क्या है ये आरटीआई? आरटीआई का एग्जिस्टेंस इसलिए आया, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेटिक सेटअप में हमें जो सिटीजन्स को ये जानकारी चाहिए कि उनके गवर्नमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन उनको लेनी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी हो, स्टेट गवर्नमेंट से लेनी हो, अथॉरिटी से लेनी हो, तो उसकी पावर जो है आरटीआई के थ्रू सिटीजन्स को देगी। सिटीजन्स एक एप्लीकेशन मूव करके और गवर्नमेंट से जुड़ी जानकारी हो सकती है जो प्रोवाइडेड की गई आरटीआई एक्ट के अंदर, उसको वो मिलेगी। वो उसके लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन के अंदर 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर जो है तो वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उनको जवाब देंगे जी। अगर वो उस जवाब को नहीं देते हैं देन वो अपील में जा सकते हैं। फर्स्ट अपील जो है वो 30 डेज के अंदर वो फर्स्ट अपील दायर होती है और वो फर्स्ट अपील में भी अगर जवाब नहीं आती है देन वो सेकंड अपील जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन कंसर्न है तो सीआईसी में जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन कंसर्न है तो एसआईसी में जाएंगे और उसके लिए 90 डेज का टाइम दी जाता प्रोसेस। ये सारी की सुविधाएं जो है जनता को, बिल्कुल जनता के लिए ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। राजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दर्शक शहनाज खातून जी हमारे साथ हैं। शहनाज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सूरत से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सवाल पूछिए अपना। शहनाज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मैं बोल रही हूँ जी। मेरा अब्बा ने 2 कट्ठा जमीन वसीयत किए थे मेरे नाम से। तो मेडिकल के खर्चा जो भी आते थे
मेरे पास आते थे, मैं ही रखती थी सूरत के अंदर। तो इमरजेंसी में मेरा भाई ने जमीन के लालच पर उठा के ले गया गाँव, और उनका हालत यहाँ से अच्छे थे, वहाँ जाके वो लोग औरत के नाम से मेरा वाला जमीन वो अपना नाम से करा लिए। तो इसमें क्या कर सकते अपने? ठीक है, शहनाज जी का कहना है कि इनके पापा ने इनके पास वो रहते थे और इनका जो भाई है वो जबरदस्ती उन्हें ले गया, उनकी तबीयत खराब थी और जो इनकी जमीन थी वो भी धोखाधड़ी से पापा से उन्होंने सिग्नेचर करवा के अपने नाम करवा लिया। तो ये क्या आप कानूनी सहायता कैसे इनकी की जा सकती है और ये कैसे दरवाजा खटखटा सकती है? देखिए, आरटीआई का पर्पस जो है वो केवल इंफॉर्मेशन से कंसर्न है, ये आपको कोई एडजुडिकेशन नहीं देती। जहाँ तक शहनाज जी की डिस्प्यूट की बात है, शहनाज जी का डिस्प्यूट है कि इनके भाई ने धोखाधड़ी से इनकी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर लिया या ना, और तो ये जो है सो सिविल कोर्ट में जा सकती हैं और वो जो वो या क्रिमिनल में भी अपील कर सकते हैं, क्रिमिनल एफआईआर भी लॉन्च कर सकती हैं और सिविल के कोर्ट में जाके वो कैंसिलेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट के लिए जा सकती हैं। जी, जो रॉन्ग डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुई है उसकी कैंसिलेशन के लिए वो जा सकती हैं, कोर्ट में जा सकती हैं और शहनाज रिलीफ दे। जी चलिए शहनाज जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक बार फिर से हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। राजीव जी आज हमें आरटीआई के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आरटीआई कौन फाइल कर सकता है राजीव जी? आरटीआई इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, एसोसिएशन फाइल कर सकता है, एचयूओ फाइल कर सकता है, एनजीओ फाइल कर सकता है, ये सारे फाइल कर सकते हैं आरटीआई। तो किन किन संस्थानों से आरटीआई एक्ट की जानकारी मांगी जा सकती है? आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ना आने वाली संस्थाएं आखिर कौन कौन सी होती है, इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। ये सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट में इसकी ले डाउन किया गया, जिसमें सिक्योरिटी से कंसर्न की बातें, इंटेलिजेंस की कंसर्न की बात है, जो पर्सनल लिबर्टी की वायलेशन होती है उसकी जा सकती है, जो डेरोगेटरी इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं दी जा सकती, वो सारे सेक्शन 8 में वो सारे ले डाउन आरटीआई एक्ट के अंदर। जिसकी इंफॉर्मेशन आरटीआई ऑफिसर जो डिक्लाइन कर सकती है वो नहीं देगी। जी, आरटीआई कैसे फाइल करते हैं? अगर किसी व्यक्ति को आरटीआई फाइल करनी है या सवाल पूछने हैं या फिर उसको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है, हमें जानकारी चाहिए, या फिर उसका कोई काम नहीं बन पा रहा है और वो उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या करे सबसे पहले आरटीआई करने? बड़ी सिंपल है। एक आप एप्लीकेशन मूव करें जिसमें आरटीआई ऑफिसर का नाम, जिस कंसर्न से आपको इंफॉर्मेशन लेनी है उसको एड्रेस करें। और आपको क्या नहीं, आरटीआई ऑफिसर का नाम मतलब ये किस डिपार्टमेंट में आरटीआई ऑफिसर होता है? हर एक डिपार्टमेंट में आरटीआई ऑफिसर, यू नीड नॉट टू, आपको आरटीआई ऑफिसर का नाम नहीं लिखना है, आपको इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करना है। अच्छा, उस डिपार्टमेंट को एड्रेस करना है और आरटीआई से आपको जो जानकारी लेनी है उसकी सब्जेक्ट आपको देनी है और 10 रुपए की एप्लीकेशन चार्जेज होती है जो आपको जमा करनी है। ये 10 रुपए की एप्लीकेशन चार्जेस जो हैं वो उसी संस्थान में जमा करनी होती है जिस संस्थान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी। अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैं क्योंकि इसको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे दर्शक अगर ये सुन रहे हो, समझ रहे हो और ये चाहते हो कि आरटीआई उन्हें फाइल करना है तो किसी भी तरह की उनको समस्या ना हो। सर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एमसीडी से किसी भी तरह की जानकारी चाहिए दिल्ली में, तो आपको क्या लिखना होगा उस एप्लीकेशन में, कैसे किसको एड्रेस करना होगा, ये बताइए। आप नॉर्थ एमसीडी या जो साउथ एमसीडी जहाँ भी आ जाएंगे उस साउथ एमसीडी के आप इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम से एक एप्लीकेशन डाल, ठीक है, और सब्जेक्ट में लिखेंगे जो आपको इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मेंशन करेंगे। ठीक है, नीचे अपने एड्रेस लिखेंगे और सारी चीज लिखेंगे और 10 रुपया का या तो पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपया का डीडी या कुछ भी लगा के 10 रुपये का आप फाइल कर देंगे। सर, आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन की भी सुविधा है और वो डिपार्टमेंट की वो बाउंड डाउन है कि 30 दिन के अंदर आपको उसका जवाब दे। अगर 30 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है देन यू, जो सिटीजन ने अप्लाई किया है इन्फॉर्मेशन को, वो फर्स्ट अपील के लिए जा सकता है। ठीक है, उसके आप अलर्ट।
ठीक है, यानी कि इसका बहुत सरल तरीका है, जिस भी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस डिपार्टमेंट में जाके आप एप्लीकेशन लिखिए, इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के एड्रेस करते हुए और सब्जेक्ट लिखते हुए अपना पूरा आप विवरण दे सकते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सिर्फ 10 रुपए का आपको पोस्टल चार्जेस देने होंगे। ठीक है, ये मुझे लगता है हमारे दर्शक क्लियर हो चुके होंगे कि उनको कैसे आरटीआई फाइल करनी है। बहरहाल एक दर्शक हमारे साथ पवन जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं अजमेर से। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि मैंने मेरी बच्ची की आरटीआई लगाई थी यूनिवर्सिटी में, जिसमें मैंने मेरी बच्ची की बीए फर्स्ट ईयर की कॉपियों की 6 प्रतियां मांगी थी। बच्ची के नाम से दी गई थी आरटीआई। जब उन्होंने दी नहीं तो मैंने फर्स्ट अपील करी। उन्होंने ऑनलाइन का करा के बाद आप ऑनलाइन 356 रुपए के हिसाब से प्रति कॉपी के हिसाब से जमा कराओ, ये कराओ। 356 रुपए उन्होंने बिना दस्तावेज गिने हुए बता दिए मेरे को। जबकि मैं कहता रहा कि मैंने आरटीआई के नियम के अनुसार मैं 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से देने को तैयार हूँ, लेकिन वो माने नहीं। वो कहेगा आपको ऑनलाइन पैसे जमा कराने हैं तो आप ऑनलाइन पैसे जमा कराओगे, उसके बाद में आपको ऑनलाइन की कॉपियां भिजवाई जाएगी। जबकि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं ऑनलाइन देख सकूं, या ऑनलाइन मेरे पास ऐसा कोई जो साधन होता है देखने का मोबाइल वगैरह वो नहीं था। तो मैंने अपील करी। अपील के बाद में भी फिर उन्होंने वही जवाब दिया। फर्स्ट अपील थी, मैंने सेकेंड अपील करी। तो सेकेंड अपील में उन्होंने जवाब दिया कि हमने कॉपियों का निस्तारण कर दिया है। मैंने लगाई थी 2020 के अंदर, और वो सितंबर अक्टूबर में कह रहे हैं, अक्टूबर नवंबर की मैंने कॉपियों का निस्तारण कर दिया है। जबकि उन्होंने जो कॉपियों की रद्दी जो भेजते हैं वो निविदा निकाली थी जनवरी 21 के अंदर। और मैंने ये आयोग के समक्ष में भी कहा था और लिखित में भी दिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कॉपियों का निस्तारण नहीं किया, नष्ट नहीं किए। ये कॉपियां रद्दी के रूप में भेजते हैं और इन्होंने सन 21 के अंदर। ठीक है सर, इसके अंदर अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब इन्होंने आयोग ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उनकी मेरी अपील को खारिज की, मेरी बच्ची को मेरी को 6 प्रतियां नहीं मिली, इसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है राजीव जी, ये क्या करें, क्योंकि इन्होंने एक आरटीआई दायर की और उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो इसमें भी आगे एप्लीकेशन दायर की, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कॉपीज नहीं मिली थी। अब ये क्या करें, कैसे अदालत का दरवाजा खटखटाएं, कैसे न्याय पाए? ये जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, इन्होंने अपने एप्लीकेशन दायर की, फर्स्ट अपील भी दायर करी। फर्स्ट अपील में भी इनको इन्फॉर्मेशन मिला, सेकेंड अपील में भी इनको जो वो चाह रहे थे वो जानकारी नहीं मिली, या डिस्ट्रॉय करके कॉपी इनको बताया गया। देन ये जो है वो मूव कर सकते हैं कोर्ट में। ये कोर्ट में अगर ये हाई कोर्ट जाना चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और ये हाई कोर्ट में जाके ये सारी जानकारी इनको अगर वो नहीं देते हैं तो उनसे पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। सेक्शन 20 में पेनाल्टी की प्रोविजन है, और पेनाल्टी और ही हैज टू उनको देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स देना। ये केस इनके फेवर में है क्या? ये जो अभी आपने तमाम चीजें सुनी इनके फेवर में है क्या? ये डिस्ट्रॉय वाली बात जो कह रहे हैं वो डिस्ट्रॉय की बात जो है वो गलत इंफॉर्मेशन कर रही है ना। गलत इंफॉर्मेशन अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर दे रहे हैं उस पर पेनाल्टी इम्पोज होगी। जी, तो इसको एडजुडिकेट कोर्ट करें। ठीक है, तो पवन जी उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। बहरहाल एक बार फिर से लौटते हैं सवालों पर, और सवालों पर भी लौटेंगे, उनका जवाब भी लेंगे। आप लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बात दरअसल आरटीआई की जा रही है, और आरटीआई क्या है, कैसे दायर की जा सकती है और कैसे आपको जवाब मिलता है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात कर रहे हैं। राजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आरटीआई में जवाब आने के लिए कम से कम 30 दिन का वक्त आपने अभी तक बताया है। अगर अवधि के अंदर जवाब ना मिले तो आखिर क्या करना चाहिए? अगर ये अवधि के अंदर जवाब नहीं मिलती तो आप अपील में जा सकते हैं, और अपील की टाइम जो है वो 30 दिन के अंदर, मैंने 30 दिन के अंदर अगर आपको जवाब नहीं मिलता, आप 31st डे में आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। अगर उसमें जवाब नहीं आता है देन आप सेकंड अपील जा सकते हैं, वहां 90 डेज का टाइम किसी भी सिटीजन। ठीक है, आरटीआई में सर कितने सवाल आप पूछ सकते हैं? देखिए,
आरटीआई में आप सवाल पूछ सकते हैं, उस डिपार्टमेंट से कंसर्न की सवाल जो है वो आप एक एप्लीकेशन में पूछ सकते हैं। अगर आप दूसरे अथॉरिटी के अगेंस्ट में के बारे में पूछेंगे तो आपको दूसरी एप्लीकेशन। क्या इसके अंदर कोई एक लिमिटेशंस भी है क्या कि आप 8 सवाल पूछ सकते हैं, 10 सवाल पूछ सकते हैं या 12 सवाल पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे लिमिटेशंस? आप उस सब्जेक्ट मैटर के कंसर्न में सवाल पूछ सकते हैं। जी ठीक है। अगर उस सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं जो सवाल आपने पूछा है, या फिर बाकी तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है, या फिर कहीं ना कहीं टाल मटोल वाला रवैया अपना के अपनी जिम्मेदारियों से इश्यू करने की कोशिश कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है, तो ऐसे केस में किस तरह फिर आगे बढ़ सकते हैं सर? अगर वो टाल मटोल करते हैं या जवाब नहीं देते हैं तो कमीशन के पास पेनाल्टी इम्पोज करने की पावर है, और वो कमीशन जो है 250 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनाल्टी उस इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे इम्पोज कर सकते जी, और जो अप टू लिमिट 25,000 तक है। इसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है सर, मैं आपसे जानूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पूजा जी हैं, हापुड़ से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हेलो जी, चलिए लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। यही वजह है कि हम तमाम दर्शकों से बार बार ये कहते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, फोन की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड करें, और साथ ही साथ जब भी कॉल करें इस बात का बेहद ख्याल रखें कि आप नेटवर्क क्षेत्र में रहकर ही हमें कॉल करें, ताकि बेहतर संवाद आपके साथ हो सके, आपकी समस्याओं का समाधान हम ढूंढकर आपको आपके सामने रख सके। शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ झांसी से फोन लाइन पर है। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी वो फैमिली पेंशन से संबंधित पूछना है। हेलो, किस विषय में पूछना चाहते हैं? फैमिली पेंशन। शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और फोन की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड करें। जी, अब अपना सवाल पूछें। जी, फैमिली पेंशन के संबंध में जानकारी चाहता हूँ। फैमिली पेंशन के संबंध में जानकारी, किस तरह की जानकारी सर आप चाहते हैं? जी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे 2010 में। जी, जो भी पेंशनर थे, सॉरी 2010 में उनने बीआरएस ले लिया था, फिर 2018 में एक्सपायर हो गए हैं। अब माताजी को जो पेंशन मिल रही है वो कम मिलती है, जितनी पिताजी को मिलती थी उतनी नहीं मिल रही है। ठीक है राजीव जी, जितनी पिताजी को इनके पेंशन मिलती थी, पहले वीआरएस ले लिया, उसके बाद वो एक्सपायर हो गए, अब माताजी को कम पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन। माताजी को फैमिली पेंशन हमेशा कम मिलेगी, है ना, ये लॉ है ना, माताजी को फैमिली पेंशन कम मिलेगी, ठीक है ना। अगर इसके बावजूद को किसी तरह की शिकायत है ना, तो पहले अथॉरिटी को एक लेटर देनी पड़ेगी कंसर्न, है ना, डिपार्टमेंट कि ये मेरी फैमिली पेंशन बनी गई थी और हम ये फैमिली पेंशन रिसीव नहीं कर, हमें कम दिया था, है ना। उसकी जो जवाब आएगी देन ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच कर सकते हैं। जी जी जी, तो शैलेंद्र जी, फैमिली पेंशन हमेशा ये कहा जा सकता है कि जो सेकंड पर्सन होता है उसको कम मिलती है, और उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, दिक्कत है, तो आप आरटीआई के जरिए जानकारी ले सकते हैं और उसको बाद में कोर्ट में आगे बढ़ा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं कोई भी केस, और उसमें आपको आरटीआई से काफी मदद मिलेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका राजीव समियार जी, आपने बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से हमें आरटीआई के बारे में जानकारी दी, बताया कि आरटीआई के मदद से आप कैसे अपनी मदद कर सकते हैं और कैसे आरटीआई को फाइल कर सकते हैं, कितना सरल तरीका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आरटीआई को फाइल किया जा सकता है। आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।